जैसे कि आप सबको पता है, सिया कॉन्वर्सेशन का मकसद ये है कि एक इकोनॉमिक नैरेटिव पाकिस्तान में चलाया जाए, जहाँ के हम सब इकोनॉमिक्स की बातें समझ सकें। इस मुल्क में इकोनॉमिक्स नैरेटिव कोई बन ही नहीं रहा, अनफॉर्चुनेटली, एंड दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक टू असद अबाउट, और इंशाल्लाह टेस्ट देंगे। असद साहब, वेलकम टू सिया कॉन्वर्सेशंस। थैंक यू। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एवरीबडी नोज यू, यू वन ऑफ पाकिस्तान लीडिंग इकोनॉमिस्ट, and one of the leading सेकंड। econometricians. You even wrote a book on econometrics. Stanford PhD, mashallah, great record. You have been teaching all your life. You're a full professor, an earned professor, not a professor who claims to be a professor. You earned your professorship. At the same time, आपने PhD को head किया. So you have contributed to many economics departments, done a lot of work. So with that appreciation, let me turn to having a good conversation with Asad Saab. Asad Saab, let me begin by asking you to sort of begin to reflect on your life as an economist in Pakistan. The fact that you left Stanford and came back to Pakistan, the fact that you did research in this country, and the fact that you contributed to research in this country. तो आपका क्या ख्याल है? Reflect on your career as an economist first, then we'll go forward. And My career was very strange, of course. शुरू में तो मैंने जब स्टैनफोर्ड से पीएचडी किया, उसके बाद मेरा फर्स्ट अपॉइंटमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में हुआ। और very good university, one of the best. it was. And for about 15 years I taught in various leading departments. और अमेरिका में you are encouraged to specialize, strongly discouraged to stray from your topic. और मुझे याद है कि मैं अपने ग्रेजुएट एडवाइजर के पास गया था कि मैं इकोनोमेट्रिक्स करना चाहता हूँ, मेनली बिकॉज मेरा वो डिग्री तो मैथमेटिक्स में थी और मुझे ज़्यादा इकोनॉमिक्स आती नहीं थी। आई वांटेड टू डू समथिंग एब्स्ट्रैक्ट एंड मैथमेटिकल। जो दूसरा एरिया था जहाँ मैथमेटिक्स चलती थी वो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स था, और उसमें भी बहुत लीडिंग लोग थे स्टैनफोर्ड में। मगर मैंने जो उनके मॉडल्स देखे तो मुझे बहुत ही उससे सबके नैरो था, उससे बेहतर कौन हो सकता है? हाँ, मगर the models that they had were toy models, clearly ignoring massively important information about the real world in order to get something which could be analyzed with simple mathematics. तो वो मुझे बिल्कुल अपील नहीं किया। इकोनोमेट्रिक्स में काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल सोफिस्टिकेशन और कॉम्प्लेक्सिटी नज़र आती थी उस वक्त, तो वो मैंने कर लिया। फिर वो तो मैं जब गया अपने ग्रेजुएट एडवाइज़र पे, लैरी लाओ था वो, और उससे पूछा कि मैं इकोनोमेट्रिशियन रहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। उसने कहा कि देखो, दो टाइप्स ऑफ इकोनोमेट्रिशियन होते हैं। एक वो हैं जो दे गेट देयर हैंड्स डर्टी विद रियल डेटा, और एक है जो ऐसे ताकेशी अमेमिया है, वो उसने कभी कभी डेटा एनालिसिस नहीं की होगी, सिर्फ थ्योरी करता रहता है, और स्टेटस इन लोगों का ज़्यादा है। मैंने कहा कि ऑब्वियसली आई विल गो फॉर द हायर स्टेटस वन। मैंने थियोरेटिकल इकोनोमेट्रिक्स में स्पेशलाइज किया, और it must have been at least 10 years about after getting out of grad school that I ran my first real regression. I think I was at Johns Hopkins, और वहाँ का चेयरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट था, वो बहुत खुश हुआ। मैं उससे पूछा कि यार रिग्रेशन कैसे रन करते हैं, मुझे इसकी थ्योरी तो आती है मगर वो रियल डेटा के साथ स्प्रेडशीट में स्टैटा सैस वगैरह से मैंने कभी पाला नहीं पड़ा है। आई जस्ट डन द थ्योरी। तो वो बहुत खुश हुआ कि मैंने असद जमान को इकोनोमेट्रिक्स सिखाई। मैं ये कहूँगा कि आई टॉट असद जमान हाउ टू रन रिग्रेशन। तो एनीवे द पॉइंट इज के वहाँ पे जब तक मैं अमेरिका में आई वाज वेरी थ्योरेटिकल एंड वेरी स्पेशलाइज्ड and did nothing which could be possibly of any possible interest to any Why did you come to Pakistan? हाँ, उसके बाद ये हो कि about 15 years later my children were growing up. I didn't want them growing up in a anti-Islamic environment. तो फिर then I moved to Turkey. वहाँ से मुझे एक ऑफर आ गया था। तो 6 साल तक मैं बिलकेंट में 93 to 99 वहाँ गुजारे।
फिर बच्चे और भी बड़े हो रहे थे तो फिर उनको टर्की वाज माय फर्स्ट एक्सपोजर टू any outside academy. It was at that point it was clear to me, and at that point while I was in USA, I was on career track for top tier economics. Magar, when I left, it was clear to me that I'm making a conscious choice, and this is not going to be one of my options anymore. So that was fine. I wasn't very thrilled about the मुझे life. बताइए, तुर्की पाकिस्तान जाके एक इतना अच्छा करियर इन इकोनोमेट्रिक्स, what choice of word should I use? I don't want to use a strong voice choice. कि आपने अपना करियर जो आप theoretical econometrics बना रहे थे, you could have been a PC, so you could have been a Larry Lau or whatever. Do you regret having done that? No, absolutely not. बहुत इससे मुझे फायदा हुआ. After I came to Bilkent, I realized कि जो मैं जानता हूँ econometrics वो is not useful to anybody, and there are lots of burning problems which people are interested in and people would ask me about, and I knew nothing about them. So I quickly started to learn economics. तो उसमें बहुत सारे problems मुझे पेश आए, and कुछ किताबें पढ़ी हिस्ट्री के बारे में, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस, तो उसमें ये समझ में आया कि फ्री ट्रेड कैन बी हार्मफुल. एक पॉल बायरोक की किताब है, आई थिंक दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ. उसकी किताब है इकोनॉमिक मिथ्स एंड पैराडॉक्सेस या कुछ इस किस्म का नाम है. तो उसमें उसने ये बतलाया है कि मैनी एपिसोड्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री जहाँ पे उसने देखा कि फ्री ट्रेड की वजह से नुकसान हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ. दिस वाज वेरी पजलिंग टू मी. फिर मैंने स्टैनफोर्ड वालों से, अपने प्रोफेसर से कॉल करके पूछा कि भाई ये किताब है, इसमें ये लिखा है, तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है. एज्यूम के दे न्यू दीज थिंग्स एंड हैड आंसर्स फॉर देम. तो पता चला कि ये उन्होंने कहा कि हमने तो थियोरेटिकली प्रूव कर दिया है कि फ्री ट्रेड इज द बेस्ट, तो वी डोंट नीड टू लुक एट हिस्ट्री. क्योंकि हिस्ट्री में एक टाइम स्ट्रीम आपको बतलाते हैं जिसमें वो कहते हैं कि फ़ायदा हो रहा है, मगर अकॉर्डिंग टू आवर आइडियोलॉजी अगर फ्री ट्रेड हम अडॉप्ट करते तो उससे भी ज़्यादा अच्छे सर्कमस्टांसेस होते हैं. बात करते हैं, मुझे बताइए. थ्योरी का प्रूफ है, इट डिपेंड्स ऑन अ काउंटर फैक्चुअल But an let me alternative timeline. So there's nothing which can actually ever be proven about any policy. इस पे बात करते हैं, but let me ask you another question before we go there. कि ये बताइए कि if you think about your last, I think you've been in Pakistan 30 years. जो 30 years आपने पाकिस्तान में spend किए being a leading economist, heading PIE, and mashallah heading many departments and leading many बहुत चीजें associated, and you're very well regarded in Pakistan. What would you think of your 2 or 3 contributions to Pakistan and the economy? My 2 or 3 contributions to Pakistan. Economy. अच्छा, इसमें ये बात है कि सबसे पहले कि जब तक मैंने पहले 3 साल लम्स में गुजारे, उसके बाद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक्स में, तो वहाँ भी एकेडेमिया का रियल वर्ल्ड और पॉलिसी से ज़्यादा ताल्लुक नहीं था. We were teaching specialized subjects, and we were not actually dealing with real world issues at all. Actually, it was only after I got to PIDE कि मेरा वास्ता पड़ा real world policy से. और I joined the Monetary Policy Committee at the recommendation of Waqar Masood Khan. उसने मुझे induct किया. So that was the first time I walked into a real world policy making environment, जहाँ we actually had to make real world decisions. So when I walked into there, I saw कि and people were making completely reasons without any logic to it at all. यानी जो reasoning चल रही थी कमेटी में वो it was something like, अच्छा पॉलिसी रेट को हम क्या करें. उन्होंने कहा कि देखो, the bankers are betting, the words of the street is कि we are going to raise the rates, so let's lower them instead. What is this कि हम लोग गेम खेल रहे हैं बैंकर से. There is some objective to setting the policy rate. It has to affect the economics. तो मैंने एक बहुत सख्त नोट लिखा to the head
ऑफ स्टेट बैंक एट दैट टाइम के, उसका नाम था शूटिंग इन द डार्क, कि हम लोग वहाँ, nobody had any idea about any theoretical principles to be used. तो उसके बाद दे एक्चुअली टुक इट वेरी सीरियसली। उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस किए, रिफॉर्म्स किए, मॉडल्स बनाए, थ्योरीज इस्तेमाल की, दे लर्नड अबाउट what other central banks are doing. So I think that, and they instituted a policy. So I think that in terms of actual change, that may be the single most important contribution I have made to Pakistan economy. But ex post, I'm not too proud of it. क्यों? In the sense के जो conventional policy makings हैं, they are using the wrong sorts of monetary theories, इसलिए उससे ज़्यादा फायदा हो नहीं सकता है उससे। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। Okay, next, तो उसके बाद फिर the other thing is, while I was at PIDE, तो first मैंने naively बहुत सारे मंसूबात बनाए, policies बनाए. It was clear कि a lot of things which were being done by the government are extremely wrong, and with minimal effort one could make major improvements, and it doesn't require rocket science to see that that is true. तो मैंने उस पर कुछ काम करना शुरू किया. As head of PICE, it was my official responsibility to advise the government. So I started to advise, starting with Planning Commission, and then ministries से मैं जाके मिला. I had some meetings, arranged conferences के क्या करना चाहिए, and I saw that there was no response. Nobody was really interested in getting advice. तो फिर मैंने जरा सा मेटा लेवल एनालिसिस शुरू की कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई डोंट पीपल वांट टू लिसन टू एडवाइस. इसके बारे में बहुत सारी मालूमात भी हुई, मैंने कुछ सेमिनार्स भी करवाए इसके बारे में, और कुछ मैंने लिखा भी है कि व्हाई मिनिस्टर्स एंड सेक्रेटरीज आर नॉट इंटरेस्टेड इन एडवाइस. एक तो सिंपल सी बात है, ब्यूरोक्रेसी का नेचर ऐसा है कि people have permanent jobs and they are extremely risk averse. तो अगर कोई सिस्टम चल रहा है, if I say कि अच्छा ये इनोवेशन करने से मुल्क का बहुत फायदा हो जाएगा, तो what they look at is that my job will be at risk, and if it succeeds, somebody else will capture the benefits of it. मेरे करियर ट्रैक में कोई खास फायदा नहीं होगा, कोई रिवॉर्ड नहीं होगा अगर मैं बहुत मेजर इनोवेशन कर दूं जिससे बहुत फायदा हो आवाम का. और मैं अगर कोई गलती हो गई तो आई विल बी द स्केप गोट एंड आई माइट गेट punished. तो देयर इज नो पॉइंट इन टेकिंग रिस्क्स. तो जस्ट यानी जो जैसा काम चलता रहे वैसे आप चलते रहें, तो nobody can blame you even if things go very wrong. So that's one aspect, and there are other aspects as well. One of the things that the bureaucrats are looking for is to get more power. So if you give them a scheme, they evaluate it in terms of how much additional perks and prerogatives and veto powers they will get. तो उसमें अगर कोई उनके लिए नहीं निकल रहा है percentage, so then they don't find it appealing. So that's a second aspect. A third aspect is that this bureaucracy was designed to be the rulers of the country, not the servants. And it's part of the colonial legacy. The British rulers, together with the bureaucracy, ruled the government against the wishes of the people, to oppress the people and to exploit the people. तो एक बार हमारे यहाँ पाईडी में एक सेमिनार हुआ था, एक पुलिस ऑफिसर आया था, उसने कहा कि हम लोग ने कुछ रिफॉर्म शुरू किए पुलिस में, और हमने कहा कि इसको हम पुलिस फोर्स के बजाय पुलिस सर्विस कहते हैं. तो दैट वाज स्ट्रांगली अपोज्ड एंड रिजेक्टेड, एंड इट डिडंट पास, क्योंकि द पुलिस इज द sinews of the empire, and they were supposed to rule the people and prevent riots and have power over the people. They were not supposed to provide service to the people. तो ये जो reconceptualization ये अभी तक नहीं हुआ है. So these are some of the reasons why policy advice is not acceptable to politicians and administrators. मैंने रीड किया था पाइड में, और मैंने भी बड़ी कोशिश की,
और मैं आजकल लगा रहा हूँ जो लेटर्स मैंने डायरेक्टली लिखे थे मिनिस्टर्स को, मैं अपने सबस्टैक पे लगा रहा हूँ वो लेटर्स एक्चुअली लगा रहा हूँ कि देखना सही चाहिए। है। आपसे भी I have several of those too. I can give to you. मैं आपके भी आता हूँ। ये बताइए कि क्या वजह है, नहीं सॉरी, मैंने जो देखा था कि हमारी एडवाइस इसलिए सुनते हैं क्योंकि हम एक्चुअली वी बीन क्राउडेड आउट बाय द डोनर्स, क्योंकि Crowded out with donors. हाँ वगैरह हाँ, से इतनी बहुत इतनी को पेपर्स देते हैं कि हमारी तो जरूरत ही नहीं रही। महबूबुल्लाह और कमाल साहब के जमाने में ये कंपटीशन नहीं थी, अब ये कंपटीशन बहुत रियल हो गई है और डोनर्स पसंद भी नहीं करते कि हम उनको क्रिटिसाइज करें। मैंने जब एक दो उनके पेपर्स लिखे उनके ऊपर और कुछ किया, बहुत नाराज हो गए और अभी तक नाराज बैठे और वो सोचते हैं कि हम उनके सिर्फ छोटे लगे, उनके साथ काम ना करें। आपका ख्याल है इसके बारे में? डू यू थिंक दैट्स हाँ, this is absolutely true. और इसमें there is a simple, very simple factor. It's not rocket science again. एक बहुत अहम प्रोजेक्ट थी, मेरे सामने एक आया आदमी और दो तीन ऐसी प्रोजेक्ट्स मेरी नज़र से गुजरी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल पाकिस्तान, जिसमें मसलन जावेद गनी वाज द टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर्सन। तो उसने प्रपोज किया कि हम लोग यूनिक्स लगा लेते हैं। जर्मनी ने यूनिक्स इस्तेमाल किया है। इट्स अ फ्री सिस्टम एंड इट वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू अस अगर हम लोग यूनिक्स बेसिस पे सारे अपने सॉफ्टवेयर डेवलप करें। तो माइक्रोसॉफ्ट आ गए और उन्होंने एक दो पेपर सर्कुलेट किए कि द हिडन कॉस्ट ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर, जिसमें उन्होंने लंबी चौड़ी मिथोलॉजी बनाई थी कि यूनिक्स इस्तेमाल करते हैं तो इससे ये नुकसान होता है, और उसको किसी तरह से डॉलर्स में कन्वर्ट करके बतलाया था कि असल में आप यूनिक्स इस्तेमाल करते हैं तो आप इतना सारे $100 पे कर रहे हैं और माइक्रोसॉफ्ट के लिए जो है सिर्फ इतना थोड़ा सा होगा। Anyway, the logic actually was nonsense, but the point was that Microsoft was basically paying off the key decision makers and it was impossible to oppose them. इसी तरह से डोनर्स का भी है कि डोनर्स का एजेंडा succeeds because they are it includes implicit or explicit bribes to the policy makers. Implicit होती है कि वो उनको perks मिल जाते हैं, उनको गाड़ियां मिल जाती हैं, उनको असिस्टेंट्स मिल जाते हैं। एक्सप्लिसिट भी होती हैं बाज, जिनकी ज्यादा हमें पब्लिक डोमेन में उतना ज्यादा नहीं आता है, मगर अच्छा जी असद साहब, देखिए ये तो अब इस पे भी आते हैं, पॉलिसी मेकिंग पे बड़ी जरूरी बात है, बट आई वांट टू आस्क यू अनदर क्वेश्चन। आपने अभी थोड़ी सी बात की थी फ्री ट्रेड पे भी, और यू हैव आल्सो बीन क्रिटिकल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड वन थिंग यू आर वेरी फेमस फॉर, यू हैव रिटन अ बुक ऑन इस्लामिक इकोनॉमिक्स टू एंड यू आर अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू इकोनॉमिक इस्लामिक इकोनॉमिक्स। मैंने भी बचपन यस, में इस पे काम किया था, but I have a different view. So we'll debate that. But very quickly, I'd like to get your view. First of all, your critique of modern economics. सही है। आई थिंक आई वुड से कि दो बहुत मेजर एरर्स हैं विच Hmm. नॉट नेसेसरली एरर्स बट एक्चुअली यानी पावर कंस्ट्रेंट ट्रेजेक्टरीज विच आर एट इन मॉडर्न इकोनॉमिक्स। एक तो ये कि पॉलिटिक्स को अलग करके इकोनॉमिक्स से स्टडी नहीं किया जा सकता। जो बेसिक एक मार्क्स की कॉन्सेप्ट थी कि distribution takes place according to the power. So there are classes in society, and the shares of wealth that they get is proportional to their power. This is very true, and it's completely absent from textbooks. और वो जो marginal theory है, it's an attempt to bury this fact beneath mathematics. And without understanding the influence of power on the distribution of the product, one simply cannot make any headway in understanding कि हम लोग ये क्या है कि हम लोग अपनी वीट को सड़ा देते हैं और चीपली एक्सपोर्ट कर देते हैं और फिर बाद में उसको हाई प्राइसेस पे इंपोर्ट करते हैं। You cannot understand this from the point of efficiency, cost, benefits, but you can understand it if you look at the power configurations. एक तो ये बात है कि without taking into account politics and power, economics cannot really be studied meaningfully. This is one part. And the second part is that human welfare is not obtained by maximizing consumption. ये दो root problems हैं with modern economics. Human welfare की अब, and when I was at UPenn,
तो वो रिचर्ड ईस्टरलिन मेरा कॉलीग था, उसी जमाने में वो ये रिसर्च शुरू की थी उसने, जिसमें एक आर्टिकल था, डज मनी बाय हैप्पीनेस, एंड इट वेंट ऑन टू द ईस्टरलिन पैराडॉक्स, और उस पे जो है वो पूरी ये फील्ड चली है, हैप्पीनेस एंड वेलफेयर स्टडीज। उन्होंने बहुत सारी यूजफुल रिसर्च की है, none of which is compatible with economic theory. So I would say that these are the two fundamental objections that I have to modern economics. ये दोनों जो ऑब्जेक्शन हैं, इनको अगर मैं काउंटर करूं, लेट्स से फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल इकोनॉमी तो मौजूद है, आप बुकैनन का काम ले लें, आप उसका काम ले लें, क्या नाम है जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में था, इन दोनों ने बड़ी अच्छी पॉलिटिकल इकोनॉमी पे, और बहुत बहुत लोग हैं जो पॉलिटिकल इकोनॉमी पे बात की, नॉर्थ ने भी की है, एंड यस रिकॉग्नाइज द फैक्ट कि लॉबीज और उनकी पावर होती है, मैनकूर ऑल्सन ने भी की है। There's a lot of political economy thing, उसका थीसिस बड़ा क्लियर है कि यस लॉबीज ऑपरेट एंड लॉबीज वर्क। फिर आपने भी कम्प्लेक्सिटी पे काम किया, मैंने भी कम्प्लेक्सिटी पे काम किया, कम्प्लेक्सिटी में भी ये चीजें आ जाती हैं कि जी lobbies take over, so there's a lot of political economy work that is there. So I don't think you can throw out the whole economic edifice because of this. Number 2, जो वेलफेयर की आपने बात की है, वेलफेयर का भी बहुत काम है, एकेसन का भी बहुत काम है, सोशल चॉइस थ्योरी पे जो एरो का भी काम है, तो यस देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर मेरे ख्याल में, एंड आई एम श्योर यू विल एग्री, कि देयर इज नो यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जस्ट लाइक फिजिक्स एटसेट्रा, बल्कि फिजिक्स इज मोर डेवलप्ड देन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में तो मॉडल्स हैं, there is no universal theory. There are models, and there are monetary economics, for example, is very different from microeconomics. Macroeconomics is very different. Macroeconomics also has 2 branches, growth theory and stability. So there are lots of models that we work with. Or Gary Becker का जो काम है, rationality भी है. So there's lots of stuff that we can talk about. So what do you think of that? देखिए 2-3 बातें हैं इसमें। एक तो ये है कि हाँ, यानी lots of work exists on welfare, lots of work exists on political economy, lots of work exists on Marxist economics, but none of it is present in the textbooks, and none of them is part of the curriculum. And I never studied it while I was doing my PhD, and I don't think we teach it to our students here in any of the universities. हाँ, ये exist तो करता है, मगर it's not part of your normal education. तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि एक्चुअली यानी नॉर्मल एजुकेशन इन योर क्लासिकल इकोनॉमिक्स स्ट्रांगली डिस्करेजेस यू फ्रॉम स्टडीइंग मार्क्सिज्म। वो हमें बतलाते थे, एंड आई टुक इट फॉर ग्रांटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, के मार्क्स बहुत स्मार्ट आदमी था, बट ही मेड अ मिस्टेक, एंड इसने ये लेबर थ्योरी ऑफ वॉली की, एंड वी नो दैट दैट्स नॉट ट्रू, एंड सो बेसिकली देयर इज अ फंडामेंटल एरर, एंड देयर आर अनदर फंडामेंटल। उसने कहा कि रेवोल्यूशन हो जाएगा लेबर क्लास का, और ये नहीं हुआ। So that proves that basically Marx was wrong, and there's no need to study him seriously. So that's what I believed for a long time until I started actually doing the reading. इसी तरह से political economy वगैरह they exist, but even यानी एक बहुत major development है, and that's basically development studies. Again, that disagrees with mainstream economics on the concept of what is development. According to economic theory, development is just more GNP per capita, but development studies denies this. So initially it started out, and these departments were housed in economics departments, but because of the strong ideological incompatibility, they got kicked out, and development studies economic department से बाहर होता है. It's not considered part of economics, and vice versa. तो इसलिए जो everything which is outside the mainstream textbooks is not really, yani, it exists, but it's not part of the discourse within the economics discipline. When you look at seminars and we look at proposals made by policies by economists, very little consideration is given to political power considerations that I have seen. I think quite frankly वो तो choice है teachers के पास, professors के पास. I studied at Chicago, as you know, most neo school of all. But I was exposed to these things, not necessarily Marxism, but there's lots of courses, and I could even take Marxist courses if I wanted to. Lots of available. The question is कि वो तो professors पे depend करता है. But quite frankly, one thing I'm surprised at. Do you take development studies seriously? I think development studies is a very strange subject. It is the white man looking down at us. I think it's a very ethnically motivated subject. It's a very racially motivated subject. I don't see why we see ourselves as different from the white man. We are the same kind of people.
Same rules apply to us. I even object to, चलो ये भी मैं raise करा, I even object to Banerjee and Duflo. They are treating us as lab rats. Are you saying that we should be treated as lab rats and should be development studies and we should not do straight economics and apply straight economics to ourselves? हाँ, ये एक डिबेट है जिसमें मुख्तलिफ पोजीशंस हैं। स्टडीज इतना अच्छा है हाँ, तो कब भी क्यों नहीं अप्लाई करते? बरतानिया में क्यों अप्लाई नहीं करते? हमारे ऊपर क्यों अप्लाई करते? आई थिंक के यानी जो फंडामेंटल असम्पशन है सोशल साइंस में वो ये है कि देयर इज अ यूनिवर्सल सेट ऑफ लॉज विच अप्लाइज टू ऑल, एंड आई थिंक दैट व्हेन यू स्टडी सोशल human society, then there is no universal set of laws, and all study of human society must be specific to time and place and culture and society, and there are no universal laws. And इस वक्त जो modern economic theory है, it's a template of principles derived from the study of European experience, and so to apply it without change to Pakistan and Brazil and Nigeria is simply wrong. We need to develop our own economic theory based on our own circumstances. But then you're saying that we need a Duflo or a Banerjee or those development studies people, Bates or whatever, to look at us and tell us who we are. No, not at all. They cannot do it. We have to do it on our own. तो फिर डेवलपमेंट स्टडीज फिर क्या? मैंने सिर्फ मैंने डेवलपमेंट स्टडीज को मैंने एंडोर्स नहीं किया, मैंने कहा कि सिंपली उसके मेन स्ट्रीम से जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं दे वर सफिशिएंट टू गेट इट किक्ड आउट. तो द मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स डज नॉट हैव मच टॉलरेंस फॉर डिफरेंट ओपिनियंस, और ये मैं अपने राइटिंग्स में भी पता चला है. मैंने यानी आई मेड सम वेरी मेजर इनोवेशंस, और वो पेपर मैंने भेजा टॉप जर्नल्स को, तो उन्होंने इसको इस कह के रिजेक्ट कर दिया कि दिस पेपर इज वेरी इंसल्टिंग टू इकोनॉमिस्ट्स. व्हेन आई शोड वेरी एक्सक्लूसिवली कि ये जो यूटिलिटी थ्योरी है, दिस हैज बीन कॉम्प्रिहेंसिवली रिजेक्टेड एंड येट इट रिमेन्स एट द रूट ऑफ मॉडर्न माइक्रो थ्योरीज, मॉडर्न माइक्रो टेक्स्ट बुक्स. तो ये जो है ये empirically it's have been overwhelmingly rejected in so many different ways. तो ये फिर उन्होंने यही इसका जवाब दिया कि they had no answer to my objections. So basically there's not much tolerance for radical dissent. But there is yet देखिए there are many acceptable dissent, और उससे बाहर नहीं जा सकते हैं आप मेन स्ट्रीम में. acceptable dissent की तरह रेंज देखिए, जैसे आप ही कोट कर सकते हैं स्टेफनी केल्टन को और मॉडर्न मॉनेटरी थियरी को, वो भी है. इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम न्यू क्लासिकल थियरी. अगर आप देखें जैसे कोट करते रहते हैं नॉर्थ और MMT is within the range of acceptable dissent. It's not outside. It accepts most of the same propositions. There is only a technical in-house dispute between them. What would you regard as outside the system? Islamic economics, for example. बहुत हमारा मकसद जिंदगी का दुनिया में लज्जतों को मैक्सिमाइज करना नहीं है. This is directly in conflict with the idea कि हमें wealth हमारा यानी डेवलपमेंट क्राइटेरिया है वेल्थ को बढ़ाना, और इंसान की जिंदगी का मकसद है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन. एंड वंस यू ड्रॉप दिस देन द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स चेंजेस. नहीं जी, इसमें भी अब देखें ना, हैप्पीनेस का लिटरेचर आ गया. हैप्पीनेस तो हैप्पीनेस में फिर यू हैव रिलेशनशिप्स एंड यू हैव social networks and you have character, all of these things which are simply not part of the vocabulary of economics. No, I don't agree with you. देखिए happiness का literature मौजूद है, relative वो status का भी literature मौजूद है. Lots of literature that's available. देखिए utility, the way I regard it and the way even people like Gary Becker who are very वो जिन्होंने मुझे समझाया था, वो कहते हैं this is a teaching device here. जैसे free trade is a teaching device, theory of the firm is a teaching device, but there are departures from that being considered all the time. जैसे Kahneman had a departure which is now widely accepted. जैसे Thaler है, now the departure is widely accepted. तो मैं ये कह रहा हूँ कि departures हुए और बहुत widely accepted है, और एक paradigm shift भी करके हमारी जिंदगी में paradigm shift कर किया. तो अब कहना कि वो paradigm shift नहीं है, that I find very surprising. Would you agree? अच्छा, आप simply आपके ये पाइड में जो कोर्सेज होते हैं माइक्रो मैक्रो के, उसमें कभी
ईस्टर्लिन पैराडॉक्स डिस्कस होती है, वेलफेयर डिस्कस होता है, हैप्पीनेस थ्योरी डिस्कस होती है, और हमारे पॉलिसी मेकर्स जो है वो जीडीपी पर कैपिटा मैक्सिमाइज करने से आगे बढ़ते हैं. All over देखिए, the world, in the economics ministries, people are talking about how to maximize national welfare by pushing growth of GDP per capita. So all of this shows that yani the dissent exists and the theories exist, but they are not really affecting how economics is taught and how students are trained and what they think. And if you can give me one article in PDR in the past 5 years mentions welfare, I will be very surprised. बिल्कुल सर. But let me tell you, हमारे पॉलिसी मेकर्स जो उड़ रहे हैं ना, वो तो उड़ान पकड़े हुए हैं. They are climbing at 5,000 मैं feet. थ्योरी की बात कर रहा हूँ. टॉक अबाउट आर्टिकल्स इन पीडीआर, टॉक अबाउट आर्टिकल्स. तो आपने कहा ना हमारे पॉलिसी मेकर जीडीपी का सोच रहे हैं, तो मैं उसका पहले जवाब दे दूं कि हमारे पॉलिसी मेकर तो 35,000 फीट पे उड़ रहे हैं. इनफैक्ट दे आर फ्लाइंग ऑन हॉट एयर. उनको तो हॉट एयर चाहिए. दे वांट टू फ्लाई ऑन हॉट एयर. हॉट एयर बलून है वो तो. उनको छोड़ दे. जैसे आपने कहा आपकी बात नहीं सुनते थे, मेरी बात नहीं सुनते थे, वो किसी इकोनॉमिस्ट की बात नहीं सुनते. बट लेट्स मूव ऑन. आपने बात की पीडीआर की, बिल्कुल मानता हूँ, 100% मानता हूँ. बट हमने पाइट में बड़े आर्टिकल इस पे छापे. हमने पाइट में जनाब मीडिया पे भी बड़ी चीजों पे छापे हैं और छपते हैं, ठीक है, छप सकते हैं. बट आई फाउंड द कंस्ट्रेंट वाज नॉट इन द सब्जेक्ट. द कंस्ट्रेंट वाज इन द थिंकिंग ऑफ आवर प्रोफेसर्स. उनको अगर हम कहें, अब इस पे आ जाते हैं हमारे इकोनॉमिक्स के पढ़ाने पे और रिसर्च पे. ये भी एक सब्जेक्ट इस बात करनी चाहिए. आपका ख्याल है, आर आवर टीचर्स अप टू द मार्क? आर वी टीचिंग गुड इकोनॉमिक्स और आर वी नॉट? नहीं. जो हमारे टीचर्स जोर लगाते हैं पढ़ाने में कि नहीं, या पुराने नोट्स लेके बैठ जाते हैं? देखें, बात यह है कि यानी हमारे टीचर्स में से a lot of them are trained in Pakistan by teachers who taught them from their own notes, and they were explicitly told not to do their own thinking and copy the notes. And if they were successfully copy and reproduce the notes, then they would pass the tests. And if they wrote something that the professor didn't understand, taken from the latest literature, they would fail. And I'm not talking theory, I've seen this with my own eyes. वो प्रोफेसर को मैंने एक जाके उसकी स्टूडेंट ने शिकायत की, तो आई went and sat in his classroom and I found that he was reading from the book chapter by chapter, and his job was, and if he could read the whole chapter aloud to the students, then he thought that he had done a remarkable job of conveying and covering the subject. तो इस किस्म की ट्रेनिंग हो रही है ऑल ओवर पाकिस्तान. सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? इवन यानी हमारे जो चाइना से ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, दे आर आल्सो, यानी आई एक्सपेक्टेड टू सी बेटर, मगर इवन यानी अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, वहाँ पे उन लोगों ने सेकेंड स्ट्रीम बना दिया है. आई हैव सीन दिस माई सेल्फ. यानी they say they've turned education into a money making industry. So they have set up colleges designed to produce and graduate students for the purpose of making money and send them back to their country, not getting the best. Germany में भी है. In fact, when I was at UPenn, तो Larry Klein का एक स्टूडेंट था. I was on the dissertation, यानी actually review committee, जो डिफेंस पे मैं था. तो डिफेंस में, after the student made the presentation, it was basically a Klein model estimated for Bengal, Bangladesh. तो after the student went out and हम लोग का आपस में डिस्कशन हो रहा था, तो प्रोफेसर ने कहा कि यार लैरी, ये तो पुरानी बात हो गई. अब मेकिंग ए मैक्रो मॉडल जो है वो तो अब कोई इनोवेशन नहीं रहा, और इसने तो बेसिक मैक्रो मॉडल उठा के इसको बांग्लादेश के डेटा पे एस्टिमेट किया है. तो आई डोंट थिंक दिस इज अ पीएचडी कंट्रीब्यूशन. तो और उसका स्टूडेंट था, इसलिए इट वाज नॉट सो इजी टू. तो लहरी ने कहा कि मैंने इससे बात कर ली है. ही हैज टोल्ड मी कि आफ्टर ग्रेजुएशन ही विल बी रिटर्निंग स्ट्रेट टू बांग्लादेश, एंड सो ही विल हमारे नाम पे बट्टा नहीं लगाएगा, और ये इसकी इतनी ही सलाहियत है, इसको जाने दो. So that is the thing, that there is a second stream. So even many of our teachers coming from with foreign PhDs don't have really the same qualifications. They don't have the same analytical and critical abilities.
एक तो ये बात है, दूसरी बात है कि व्हेन पीपल रियली टैलेंटेड गेट हियर देन जेलिसीज बहुत होती हैं. यू डोंट दे आर नॉट अलाउड टू सर्वाइव. यहाँ पे वो लोग जिन्होंने 100 HEC वाई रेटेड पब्लिकेशन करके अपना नाम बना लिया है, दे आर एट द बॉस. और एक आदमी जिसके पास 2-3 हाई क्वालिटी AER लेवल पब्लिकेशंस हैं, दे डोंट वांट टू, दैट्स अ रियल थ्रेट टू देयर अथॉरिटी. तो वो भी विद इन द एकेडेमिया the criteria for success are not doing good research and not policy relevance. It's just number of HEC ranked publications. That's really a disaster for the publication, for the profession. असद साहब, जैसे आपने अभी बात की, बड़ी मजेदार बात आपने की, ईस्टर्न की बात की कि उसका थीसिस था, ठीक है, एरो की बात की, उसका थीसिस है. मेरा ख्याल है अगर आप गौर करें तो जितने अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, लाइक देम और नॉट, दे ऑल हैव अ थीसिस. स्टेफनी किल्टन का थीसिस है. यू कैन ऑलमोस्ट, मैं एरो का नाम लगाऊं उसके आगे आपको सिर्फ पॉसिबिलिटी थ्योरम लिखना है, वेलफेयर, मतलब 3-4 चीजें लिख सकते हैं, बट वी डोंट हैव टू राइट अ लॉट. इसी तरह अगर आप चाहें लुकस का नाम ले लें, कुछ ना कुछ. पाकिस्तान में कोई ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिनके कोई पैराडाइम्स हैं, जिनके कोई थीसिस हैं, जिनके कोई आइडियाज हैं? इतनी प्रोफेशनल, इतनी पब्लिकेशंस हैं. डू वी हैव एनी थीसिस हियर? मैं नहीं कहता कि इकोनोमेट्रिक का टाइप और इवन AER टाइप, बट पाकिस्तान की इकोनॉमी की कोई हमें नजर आती कॉन्क्रीट रिसर्च, कोई कॉन्क्रीट थीसिस दैट कैन होल्ड अप, जो हम प्रोफेसर साहब को बता सके, हमारे प्रोफेसर जो प्लानिंग कमीशन में उड़ान वाले प्रोफेसर को बता सकें कि यार कोई थीसिस मौजूद है? बिकॉज वो तो कहते हैं कोई थीसिस नहीं. बात ये है कि ये तो इनसाइडर गेम है. इट्स बिन हेविली डॉक्यूमेंटेड कि वो जो टॉप 10 यूनिवर्सिटी, इट्स बेसिकली अ जेंटलमैन्स क्लब. You can have radical ideas and revolutionary ideas, but if you're not, there's no incentive for anyone to think out of the box. You're as an academic in Pakistan, you're on a career track and you have to publish 20 articles to get to the next grade. And there's a standardized method for publication. And your main goal is not to, and if you produced a creative idea, nobody will be happy with it. यानी आपका जो superior, it will not get published, it will not get heard by policymakers. So why should anyone try to innovate? बिल्कुल सही. अच्छा, ये अब एक और तरफ चले कि ये बिल्कुल आपने ठीक कहा. तो हमारी जो कॉन्फ्रेंसेस होती है, हमारे वेबिनार्स होते हैं, डू वी हैव अ डिबेट? इज देयर एनी इकोनॉमिक डिबेट इन पाकिस्तान? फॉर एग्जांपल, जो आप बात कर रहे थे फ्री ट्रेड पे, डू वी हैव अ डिबेट ऑन फ्री ट्रेड? डू वी हैव अ डिबेट तो ऑन आपने सबसे ज्यादा इस एरिया में काम किया है. यू ट्राइड टू इग्नाइट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिबेट. मगर मेरा अपना मौकफ इसमें जरा डिफरेंट रहा है, इन द सेंस कि आई थिंक के पीपल डोंट हैव द background necessary for debate. They don't have sufficient grounding in the real world. They don't have sufficient grounding in the alternative theories. They don't have sufficient grounding in history. तो वो जो आप कह रहे हैं कि the material which exists in welfare, the material which exists in institutional economics, the material which exists in history of thought, ये सब लोगों को पता नहीं है. These are not taught, or if they are courses in it, they are perfunctory. तो the real arguments जहाँ पे जान है, वो they cannot take place because all the parties are equally ignorant. तो फिर जो मुझे इकोनॉमिस्ट कई दफा रोते हैं और बड़ा शोर मचाते हैं कि हमें कोई आइडियाज हमारे इम्प्लीमेंट नहीं करता. तो मैं उनसे कहता है, I have never heard an economist say आइडियाज इम्प्लीमेंट करने, हमारे आइडियाज इम्प्लीमेंट नहीं करता है. सब कहते हैं जी, सब कहते हैं, रोज रोते हैं हमारे आइडियाज इम्प्लीमेंट नहीं करते, इसलिए हम कुछ बोलते नहीं. तो मैं पूछता हूँ, मैं जब प्लानिंग कमीशन था, मैं पूछता था कौन से आइडियाज इम्प्लीमेंट करो, कोई नहीं नजर आता था. और ये भी देखिए, बड़ी एक अजीब मजेदार बात है कि हमारी तरफ कोई प्रोफेसर नहीं देखता, प्रोफेसर जो प्लानिंग मिनिस्टर है या जो माशाल्लाह और प्रोफेसरान है हमारी हुकूमत में, वो हमारी तरफ नहीं देखते. वो बार बार बैंकर्स को लेके आते हैं और बार बार डोनर्स को लेके आते हैं. तो हमारी पूरी प्रोफेशन एक किस्म की हैज बीन आउटलॉड एंड आउटकास्टेड बिकॉज वी डोंट हैव आइडियाज. बट नंबर 2, अब जो यंग लोग हैं, मैं उनको कहता हूं भाई तुम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हो? तुम्हारा करियर ही कोई नहीं इसमें, तुम सिर्फ पढ़ाओगे ना पुराने नोट से. So would you advise young people to follow this career? And do you think, I think we have to surrender to the bankers. They are better economists than us. मैं तो किसी को अब
ग्रेजुएट प्रोग्राम इन इकोनॉमिक्स जाने में एडवाइज नहीं करता हूँ. अंडर ग्रेजुएट में ठीक है, क्योंकि you get exposed to the terminology and the conceptual framework. It's useful to learn the language of economists because that's necessary to be educated. But जो graduate school है, it doesn't have a bang for the buck. You have to work very hard, and in the end, you end up with a degree which is not related to real world at all. So, and you do cede to the bankers. You think bankers are better than us? नहीं, बैंकर्स जो है वो तो उनका बहुत ही एक नैरो फ्रेम होता है, मगर और उनको एक्चुअली दे डोंट अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द मैक्रो. तो But देखिए, bankers are running a country as well as all the institutions. Bankers run SECB, bankers run DFIs, bankers run mortgage companies, bankers run banks, bankers run all the things, even regulatory agencies. So bankers, mashallah, seem to have more of a grip on the economy than economists. I think I concede that. I don't know, do you? असल में देखें, the first time I came into contact with real world economics was when I sat in the Monetary Policy Committee. और जब मैं पहली मर्तबा बैठा उसमें, and we were trying to make a decision to raise the discount rate, I didn't even know what we were there to do. हमारा मकसद क्या है और डिस्काउंट रेट क्यों रेज कर रहे हैं, क्योंकि prior to sitting in there, I thought it was about setting the monetary supply and maybe setting it so that it would be predictable as per Friedman's theory. तो जब ये सब हुआ मेरे साथ, and I realized कि even though I have had graduate training in economics at Stanford and I have taken several courses in monetary policy, तो हमें वो random walk theories तो पढ़ाई गई थी. And we studied the differential equation models and the Brownian motion models. Magar, I didn't know a single thing which would be helpful to me in thinking about how to make monetary policy decisions. उसके बाद फिर मैंने जाके बहुत सारी किताबें पढ़ी और बहुत सारा literature पढ़ा on central banking. Central banks are never mentioned in economics textbook, क्योंकि according to the textbook, this is just टेक्निकल एंड यानी कि सेंट्रल बैंक हाई पावर्ड मनी बनाता है एंड दैट कंट्रोल्स द मनी सप्लाई, व्हिच इज ऑल कंप्लीटली बोगस एंड फॉल्स एंड नॉनसेंस. रियल वर्ल्ड मॉनेटरी पॉलिसी हैज नथिंग टू डू विद दैट. और ये बात पता चली कि अच्छा, मिल्टन फ्रीडमैन का जो स्टेडी सप्लाई रूल था, कांस्टेंट 6% रूल, इट वाज ट्राइड एंड इट फेल्ड, एंड देन दे फाउंड दैट द सप्लाई ऑफ मनी इज अनस्टेबल, यानी you can't really measure what it is. And then they shifted to the discount rate. So this is a set of empirical experiences of bankers, real world bankers, about how to manage money. So they have this experience from empirical side. They don't really have a theoretical analysis of how that works. So MMT provides some sort of a theoretical analysis, not really a fully satisfactory one, much better than what is available in current textbooks. So anyway, the thing is, what I wanted to say is that when dealing with the real world problem, I found that I was zero. And so I had to do all that learning. इसीलिए I think that most of our people, अगर वो कहते हैं कि हमारी policy implement नहीं होती है, they have no conception of what policy is, because when you go out to real world policy, then you have to think about power and who is going to oppose this policy, who is going to benefit from it, who is going to hurt from it, where are your allies going to come from in making a policy change, and how can you slip over or win over the opponents, the ones who will be hurt by this policy. तो ये सारी चीजें हैं जो practical policy में आती हैं, जो कि economists कभी सीखते नहीं. Very good, Ji. Thank you very much. Let's move on to some questions on the floor. I'm sure people will be very, very patient. Folks, haath khada kar de, and please, you can ask Asad Saab any question you like. While you're raising your hands, let me raise another question with Asad Saab. Asad Saab, ये भी एक जल्दी से बता दे while people are raising their hands. आपका क्या ख्याल है? The trouble that we are in. We had 25 IMF programs. We are heavily indebted. We seem to be stuck in the hands of the donors and the lenders. And we seem to have no. Do you think we have any domestic policy making capacity? कोई हमारे पास है बंदे, PID included, Planning Commission included, Ministry included? Do we have any
people who can make policy for us? And secondly, what policies? Where would you begin? We start. What policies need? Where do you begin? We start to kind of control our damage. I think यानी पाइड इज एक्चुअली अ फेयरली गुड प्लेस, यानी उसमें काफ़ी सीरियस पॉलिसी प्रपोजल्स एंड प्लान्स हैं, और अगर if there was a possibility of implementing them, then people would learn. There would be a two-way story. यानी हम policy proposal दें, वो implement हो, we see it doesn't work, we would learn from that experience. And मगर if it's never implemented, there is no incentive to try to see why it doesn't work and how it can be improved. तो ये सब नहीं हो रहा है. एक तो ये बात है. तो why is it not being implemented? Basically, we have an elitist economy. State capture हुआ है by a small group of people who derive enormous benefits from status quo, and they don't want to let it change. So reforms is basically means reforms which would improve public welfare, and the elite class which has in control, they don't want any such change. So that is our fundamental problem. Otherwise, policy proposals exist by the dozen and doesn't really require rocket science to understand what they are. Basically, what I would say is provide food and health and education to the masses, and the country will prosper. And this is easy to do within current resources. हम लोग को ना IMF के लोन की जरूरत है और ना किसी और चीज की external aid की. We have the resources within Pakistan to take care of ourselves in terms of both energy and food, and these are our main primary needs. And so, but this policy would not be favorable to the interest of the masses. जिस तरह से सिंध के जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो अपने हाड़ियों को पढ़ना नहीं देने चाहते हैं, क्योंकि अगर वो पढ़ लिख जाएंगे तो वो उनके काबू से बाहर निकल जाएंगे. उसी तरह से हमारे जो एलीट क्लास है, जो रूलिंग क्लास है, जो पावर में है, they don't want the awam to progress, because then they won't be able to milk their cow, and that's it. That's the main problem. माफ करता हूँ, मैंने एक पेपर भी लिखा था इस पेपाइड में कि एलीट तो हर जगह होती और एलीट होनी भी चाहिए. एक और थियरी है जो वो कहता है, जेम्स सी स्कॉट सीइंग लाइक अ स्टेट कि, और पॉलिसी कहते हैं कि कि रूल्स एंड लॉज एंड द स्टेट इज मेड बाय द एलीट, नॉट बाय द पुअर. ठीक है, मार्क्स भी यही कहता है. तो क्वाइट फ्रैंकली एलीट तो होना जरूरी है. और ये भी कहते हैं एलीट कैप्चर है. मुझे तो समझ नहीं आती एलीट कैप्चर क्या. एलीट कैप्चर तो हर सोसाइटी में होता है, हर मुल्क में होता है. तो अगर एलीट कैप्चर है तो ये बताइए कि एलीट कैप्चर हमारे यहाँ, मैंने जो लिखा है वो ये है कि देयर इज अ गेट कीपर. दो किस्म की एलीट्स. एक तो एलीट है जैसे कैन एरो वगैरह है, वो मेरिटोक्रेटिक एलीट है. जोकोविच मेरिटोक्रेटिक एलीट है. यहाँ बाबर आजम है, आतिफ असलम है, वो मेरिट पे ऊपर है. ये अपना क्रिकेटर जो है सारे मेरिट पे ऊपर है. एक है गेट कीपर एलीट जो गेट पकड़ के बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स और लॉयर्स, जजेस और ये तरह. तो आई थिंक प्रॉब्लम गेट कीपर एलीट का है, नॉट द मेरिटोक्रेटिक एलीट. तो वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू. और वो जो मेरिट, जब अगर हम गेट कीपर पे आ जाए, इफ यू एग्री विद मी, देन इट कम्स टू सिविल सर्विस रिफॉर्म. और मैं उस पर बार बार लिखता रहता हूँ, बार बार 50 साल से मैं सिविल सर्विस रिफॉर्म पे लिख रहा हूँ. बट आई एम सरप्राइज्ड, वेरी फ्यू, आई थिंक इट्स द ओनली वन हु एग्रीज विद इट. बाकी सब इकोनॉमिस्ट कहते हैं उसकी जरूरत नहीं. बस अब थोड़े से वो बल्कि वो न्यू क्लासिकल बातें करते हैं, थोड़ी सी ट्रेड खोल दे, थोड़ा सा ये कर दे, सब ठीक हो जाएगा. Do you think civil service reform is what is required for ending elite capture? Absolutely. This is a very late insight that I have come to. कि ये जो यानी एक ग्रुप है जो चाहता है कि हम लोग जो है वो कंट्री को कैप्चर कर लें, यानी जैसे इस्लामिक रेवोल्यूशन ले आए और खलीफा डाल दें ऊपर. एक ग्रुप है जो कहता है कि नीचे अवाम से काम शुरू करना चाहिए. बट रियली द ones who are running the country are the bureaucrats. ये जो मिडिल लेवल रिफॉर्म है, सिविल सर्विस, आई थिंक दैट्स क्रूशल. और हिस्ट्री देखने से भी यही पता चलता है कि जो यानी कन्फ्यूशियस ने यही काम किया कि चाइना वाज थॉरली करप्ट, मगर उनके पास एक सिस्टम था जो सही था. वो जो अपने ब्यूरोक्रेट्स को इंडक्ट करते थे, इट वाज थ्रू सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस, एंड दीज एग्जामिनेशंस वर ऑन चाइनीज क्लासिक लिटरेचर, जिसमें कोई यानी चोरी वोरी नहीं होती थी. तो
उसने अपने डिसाइपल्स को ट्रेन किया in the Chinese literature so that they could enter, and also in integrity and meritocracy and all of the values that you need. तो अगर हमारी ब्यूरोक्रेसी के लिए हम लोग अपने एग्जाम्स को मेक श्योर करें कि ये politically neutral हैं, and I think that's probably true. I haven't looked at it. They're just too tough and not correctly targeted, but I think they're politically neutral. Anybody who passes the exam will get in and so on. पर याद रखिए कि वही चाइनीज ब्यूरोक्रेसी मैंडरिन्स थी जिसने चाइना को क्लोज करके मरवा दिया। जिन्होंने चाइना को डुबा दिया बिकॉज वो कह रहे थे साले इकट्ठे बैठो। अच्छा, नहीं लगता आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है? इरफान साहब आप हैं कि नहीं यहाँ? इरफान साहब भी नहीं है। आई थिंक एनीबडी विद अ क्वेश्चन फोक्स? चलें जी, नैयर साहब पूछिए। वालेकुम सर, नैयर रफ़ीक, मैं आप दोनों का ही जो है स्टूडेंट भी रहा हूँ पाइड में। तो मेरा थोड़ा सवाल है, मतलब मैं आपकी जो आज की डिस्कशन है या इससे पहले जो हमारी इकोनॉमिक्स की डिस्कशन होती हैं, तो हमें एक शिकायत होती है कि जी गवर्नमेंट हमें सीरियस नहीं लेती या हमारी जो सजेशंस हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। तो मुझे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में भी कोई इकोनॉमिस्ट नजर नहीं आता। लाइक हमने बीइंग इकोनॉमिस्ट अपने आप को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से डिस्टेंस पे क्यों रखा हुआ है? क्या हम असेंबल नहीं हो सकते? कि हमें पता है कि हम अच्छी पॉलिसीज बना सकते हैं, हम ब्यूरोक्रेसी को ठीक कर सकते हैं, हम एजुकेशन को रिफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वो हो नहीं सकता कि जब आपके ऊपर अनपढ़ लोग बैठे हों या ऐसे रिजिड लोग बैठे हों जो आपकी सजेशंस को जो है डाइजेस्ट ही ना कर सकते हैं। लेकिन दूसरे एंड पे हमें ये भी नजर आता है कि हम खुद को असेंबल ही नहीं कर पाते, हमारी कोई स्टैंडिंग नहीं है, हम कोई पॉलिटिकली किसी भी जगह पे खड़े नजर ही नहीं आ रहे। कोई इकोनॉमिस्ट हमें जो है मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स इलेक्शंस में कंटेस्ट करता हुआ नजर नहीं आता, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसको कोई इकोनॉमिस्ट लीड कर रहा हो। जी असद साहब जवाब दीजिए। हाँ, ये एक यानी you have to study how social reform takes place. How does change take place? तो एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है कि ये नहीं है और वो नहीं है और ऐसा नहीं है और वैसा नहीं है, इसकी वजह से चेंज नहीं हो सकता है। हम ये कहते हैं कि चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर यू आर विद व्हाट यू हैव एंड डू व्हाट यू कैन इन, यानी इफ यू से कि अच्छा आइडियल सर्कमस्टेंस नहीं है, जब आइडियल सर्कमस्टेंस हो जाएंगे तब हम चेंज प्रोसेस शुरू करेंगे, तो देन यू ऑलरेडी फेल्ड। तो अब क्वेश्चन ये नहीं है कि ऐसा नहीं, ये देखना है कि क्या हो सकता है विद इन एग्जिस्टिंग कंस्ट्रेंट्स, विद इन एग्जिस्टिंग रिसोर्स, विद इन एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, क्या हो सकता है। तो बहुत कुछ हो सकता है, lots of steps to which there are no obstacles. So instead of crying about what cannot be done, start doing what can be done. And there is a huge amount of, I'm busy day and night trying to do the things that can be done and that are effective and important and useful. मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल असद साहब, जो मैंने देखा है, मैं जो पाइड में था तो मैंने कोई 26 किताबों की लिस्ट बनाई और सबको कहा यार ये किताबें तो पढ़ लो। आज तक मैं उनसे पूछता हूँ कोई किताबें पढ़ी हैं, वो कहते नहीं पढ़ी। अगर प्रोफेसरान पढ़ना ही नहीं चाहते, अगर प्रोफेसरान अपने स्टूडेंट्स को नई चीज नहीं सिखाना चाहते, जैसे आपने कहा बहुत सारी चीजें जो वो नहीं सिखा रहे, तो फिर यार हम लाएं, हम क्या चेंज लाएं? इट कांट बी जस्ट हॉट एयर। उड़ान तो हॉट एयर, कैन वी डू समथिंग इसका मैंने एक तरीका निकाला था, नॉट वेरी इफेक्टिव मगर थोड़ा सा था, कि वो पीडीआर है ना हमारा, तो उसमें बुक रिव्यूज आते हैं, तो आई वुड असाइन एवरीवन टू से कि अच्छा भाई एक लेटेस्ट बुक विच आई वुड पिक आउट, इसको जरा तुम पढ़ो और इसका एक रिव्यू लिखो, तो कम से कम एजुकेशन हो जाएगा कुछ अबाउट, एंड यू विल बी अप टू डेट इन एटलीस्ट वन फील्ड इन द फील्ड। तो इस तरह से यानी, बट दिस इज ट्रू कि दैट्स जस्ट बुक रिव्यूज आए कि नहीं आए? बहुत थोड़े, मच लेस एंड मच लोअर क्वालिटी देन आई हैड होप्ड फॉर। किया मैंने कहा जी इस तरह करते हैं कि ये किताबें हम पढ़ेंगे इकट्ठे, आप भी पढ़ेंगे मैं भी पढ़ूंगा और हम इन पे प्रेजेंटेशन देंगे। वो 2-3 दिन पता चल गया कोई नहीं पढ़ना चाहता, नोबडी रीड बुक्स। उन्होंने कहा कि धक्का स्टार्ट से ये काम नहीं होता, अनलेस किसी को शौक है रिसर्च का, तो वो उसके बगैर नहीं हो सकता। मैं भी आया तो मैंने कहा कि लुक आई एम अ रिसर्चर एंड
I have huge amounts of things on my desk. कोई भी आ जाए मेरे पास, तो I'm ready to write a joint paper with him. There were no offers. No. उसके बाद मैंने टैग पिन पॉइंट किया कि अच्छा पाइड के जो डिस्कशन पेपर्स है उसमें कुछ लोग थे जिनके कुछ इंटरेस्ट है, उनको बुलाया, जबरदस्ती उनको प्रोजेक्ट्स दी, कहा कि ये हम लोग इस पे हम काम करते हैं, एंड नथिंग एवर केम ऑफ दैट ईदर. ये बहुत कि मैंने कोशिश की, मैंने कहा जो बुक्स रिकमेंड की थी ना, वो ये रिकमेंड की थी सब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो रिकमेंड की थी. वो कौन सी, ये जो सारी पॉपुलर बुक्स है, मैंने कोई कॉम्प्लेक्स बुक नहीं की. मैंने कहा जी ये तो पढ़ ले, इकोनोमेट्रिक्स की जो किताब कौन सी है, जो वो उसने लिखी एंग्रेस्ट ने वगैरह, लॉट्स ऑफ सिंपल बुक्स. मैंने कहा यार ये पढ़ ले, ये यूज एंड अब्यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इस किस्म की किताबें पढ़ ले. पीपल सेड नो वी डोंट वांट टू रीड. अब क्या करें जी? मोहम्मद सालेह साहब. मोहम्मद सालेह साहब जी, अस्सलाम वालेकुम सर. सर बहुत 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 मेहरबानी. बहुत मुझे खुशी हुई काफ़ी अरसे के बाद दोनों को इकट्ठा सुन के. सर मेरा क्विकली एक तो सवाल, थोड़ा सा फीडबैक होगा और फिर मैं सवाल पूछूंगा शायद दोनों से. सर आप जो अलीट की बात कर रहे हैं, मुझे मेरा ख्याल है वो कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि अलीट जो है वो हर हर मुल्क में होती है, हर जगह पे होती है. बट देन द क्वेश्चन इज कि वो जो अलीट है वो भले पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है या किसी डेवलप्ड कंट्री में है, वो एलीट क्या उस मुल्क के लिए एसेट है या एक कॉस्ट है? मेरा हाइपोथेसिस या मेरा थीसिस ये है कि अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान की एलीट है वो बाय वन रीज़न और अनदर हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं रही. ना वो प्रोडक्टिव एलीट है, ना वो मतलब उसका कंट्रीब्यूशन जो है इकोनॉमी में वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से शायद इवन इंडियन एलीट का है. क्या रीज़न है कि पाकिस्तान में कोई अभी तक हमारे पास अनिल अंबानी नहीं है, या उस तरह से जो प्रोडक्टिव एलीट होती है, हमारी एलीट को चस्का पड़ा हुआ है कि हमें दे दें, बेल आउट्स दे दें, हमें सब्सिडीज़ दे दें, हमें सपोर्ट प्राइस दे दें. हमारी एलीट जो है वो एक तरह से बर्डन है ऑन इकोनॉमी रादर देन कि वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करे. लीड क्या पहली बात तो यह, क्या आप एग्री करते हैं? अगर करते हैं तो उसकी क्या रीज़न है? मेरिटोक्रेटिक एलीट में ये जो है ना, सारी एलीट को एकदम रगड़ देना. फॉर एग्जांपल उसका क्या कसूर है जो शुएब है बॉलर, उसका क्या कसूर है अरशद नदीम का? वो भी एलीट है. नहीं नहीं उनका सर, मैं कसूर उनकी बात नहीं कर रहा. वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो मेरिट वाली एलीट है, लेकिन जिनको आप गेट कीपर कह रहे हैं मैं उससे एग्री करता हूँ. है ना, फिर गेट कीपर के वो तो सिविल सर्विस और जजेस हैं बट जी. सर जो हमारी इंडस्ट्रियल एलीट है, एग्रीकल्चर लैंडलॉर्ड्स हैं, वाई दे आर नॉट. मतलब मुझे नहीं पता इंडस्ट्रियल एलीट, मुझे नहीं पता. इंडस्ट्रियल एलीट तो चलो नजर आ जाएगी, उसके ऊपर भी हमने पेपर लिखे हुए देख लें. जी आप क्या सवाल पूछ रहे थे बताइए. खालिद साहब कमेंट आ गया, सवाल भी दीजिए ना. बस सर मेरा यही यही था कि वो अगर है तो वो आपके ख्याल में क्यों पाकिस्तान की एलीट जो है वो इतनी ज़्यादा, मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी में के लिए इतनी फायदेमंद नहीं है रादर देन कि वो चलिए असद साहब जवाब दीजिए. वेल, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, मगर एक सिंपल जवाब ये है कि आई थिंक दैट द पीरियड ऑफ कॉलोनियलिज्म में एक माइंडसेट था कि the bureaucrats and the military are the rulers of the country, and they were there to oppress the people and exploit the people. They were not there to represent the people or serve the people. So ये elite हमारी naturally after the independence, these are the ones who slid into power. They continue to have the same mindset that we are here to oppress and exploit and make our money and wealth from the people. And from their point of view, there's nothing wrong with Pakistan. It's a beautiful country. They're getting their maximal shares. Awam jo hai wo pis rahi hai, and that's fine. That's the way things are, and that's the way the things are supposed to be. So there's no real incentive to change. असद साहब, because there's no other question, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछ लूं before I let you go. I know time बड़ा हो गया. असद साहब, you've been a great proponent of Islamic economics. ठीक है जी, and I think you're one of the leading scholars in Islamic economics. जरा मुझे क्विकली एक क्वेश्चन आंसर कर दिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे इस्लामिक इकोनॉमिस्ट जो मिलते हैं वो कहते हैं इस्लामिक इकोनॉमिक्स इज अ टोटली सेपरेट सब्जेक्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स. वुड यू से इट्स अ टोटली सेपरेट सब्जेक्ट, इट्स अ wholly new subject, or is it another branch of economics? Do we need standard economic tools to study economics, or standard economics, or is it do we need totally separate? This has been a raging debate
in the field of Islamic economics itself. The original, मैं इसको first, second and third generation में बात करता हूँ कि the first generation of Islamic economists was revolutionaries, and they said that we have nothing in common with capitalism and we need to just tear it down and rebuild an Islamic system from scratch. This methodology failed क्योंकि वो political revolution जो कि जरूरी था वो कभी आया नहीं. तो the second generation said कि ये तो होने वाला नहीं है, so what we need to do is to modify capitalism to make it Islamic. So this was the second generation goal कि basically they are built on the same principles. तो बहुत सारी जो second generation Islamic economics textbook हैं, they start by accepting most of the neoclassical ideas and saying कि अच्छा इस पे थोड़ा सा हम modification कर देते हैं. तो एक formula है कि Islamic economics equals capitalism plus sadaqat zakat minus interest. तो ये माइनर तरमीम से हो गया. तो आई एम सेइंग कि नाउ अब ये अप्रोच भी फेल कर गई है. तो थर्ड जनरेशन इस्लामिक इकोनॉमिक्स is now going back to the revolutionary ideas, but with some learning done from what are the areas of overlap and where we can benefit from conventional, which was completely out of the question in the first one. ये मेरी अभी किताब निकली है, recently published, just a few days ago. It's called Islamic Economics, the polar opposite of capitalist economics. ये IRI ने पब्लिश की है और उसकी वेबसाइट पे अवेलेबल है. It's the first time available in Pakistan, वरना ये है तो 10-15 साल पहले से अवेलेबल अमेज़न पे. अब तो नहीं है. पर मुझे एक बात बताइए कि एक और भी चीज़ है जो मेरे जैसा बंदा जो कहता है, you remember I wrote a few papers in Islamic economics a long time ago, और मुझे नहीं याद. मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है अब्बास मीराखोर, जो आपकी मीराखोर is one of the leading lights of Islamic economics. उससे भी मेरी ये बहस रहती थी. बड़ा मेहरबान आदमी, बहुत अच्छा आदमी, आलिम है, वो जेन्युइनली आलिम है. उसको भी मैं पकड़ता हूँ वेबिनार के लिए. वो जनाब मैं कहता था यार मुझे बता, इंटरेस्ट रेट तुम मान गए, इंटरेस्ट रेट आप कहते नहीं होना चाहिए. इंटरेस्ट रेट में भी डिबेट है जो अब्बास में कई दफा कर चुका. फिर उसने मुझे भेजा था ईरान, और मैं ईरान गया. आई डिजाइन्ड एन इस्लामिक बॉन्ड फॉर देम व्हिच वाज बेसिकली सेइंग कि जी आई विल एक्सट्रैक्ट द रिस्क फ्री सिग्नल फ्रॉम द स्टॉक मार्केट एंड आई विल यूज दैट एज अ बॉन्ड. ठीक है, एज द रेट फॉर गवर्नमेंट बोरोइंग. It will be a risk-free signal from the stock market, risk eliminate करके वगैरह वगैरह. And you know the economics that I don't have to go into that. Now the issue is कि अगर हम ये कर ले, haven't we reached the core of Islamic economics? Or is there more? Oh, there's lots more. Islamic economics. ये एक एस्पेक्ट है. एक बहुत जबरदस्त किताब है आतिफ मियां और आमिर सूफी की, द हाउस ऑफ डेट. उसमें उसने बेसिकली कहा है कि ये जो इंटरेस्ट based mortgage है, that was the root cause of the global financial crisis. और इसमें एक इस्लाम के बारे में कोई भी बात नहीं है, मगर basically he says, and he has designed an explicit Islamic instrument जिसमें instead of, and basically the point is, the deeper point is कि जो mortgage है वो adversarial contract है. The bank's interests are against the the mortgage holder. तो अगर वो डिफॉल्ट कर जाए तो बैंक उसका हाउस ले लेता है. तो इट्स इन देयर इंटरेस्ट रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंस. एंड सो ही सेज कि अगर इसके बजाय हम डिमिनिशिंग मुशारका कॉन्ट्रैक्ट करें, एंड ही हैज गिवन अ वेरी स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट डिजाइन्ड फॉर द यूएसए मार्केट्स. उसमें बहुत सारे यानी इंसेंटिव कंपैटिबिलिटी इश्यूज देख के उसने बहुत केयरफुली डिजाइन किया है कि अगर ये इंस्ट्रूमेंट होता विच इज एन इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट एज अपोज्ड टू मॉर्गेज विच इज एन अन-इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट, so then the global financial crisis would not have taken place because the bankers basically gambled against the mortgages, and if they had aligned interest, if the contract was not adversarial, it was a cooperative contract, so this would not have happened. So this is already a major benefit Islamic contracts. But this is not all, there's lots more. वो मेरी किताब में इस्लामिक इकोनॉमिक्स जो है इसमें मैं वो किताब आपसे लेके दूंगा. देखिए खान और अब्बास मीराखोर ने भी एक पेपर लिखा था 485 में, जिसमें वो यही उन्होंने शो किया था कि द इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमिक्स वुड बी फार मोर द डेट इकोनॉमिक्स.
ठीक है। हम्म, स्टिल रिमेम्बर कि हमने वो जो जॉइंट किताब उन्होंने छापी थी, उस पर हमारे पेपर भी थे, मोहसिन का पेपर, मोहसिन मेरा खुद का पेपर भी था, उसमें ये हम्म, कि जी यस द इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी इज मच मोर, बट देन देयर इज अ फर्दर क्रिटिक, उस पर जाएंगे। मेरा ख्याल बेहतर ये है कि आपकी किताब लेके उस पर एक और हम करेंगे वेबिनार, आपकी सही किताब फिर करूंगा। आई थिंक इट्स एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वी शुड टेक अप, बिकॉज इस्लामिक इकोनॉमिक्स इज समथिंग जो हमारे बहुत लोग करते हैं, बट दे रियली डोंट गेट इनटू द रूट्स ऑफ इट, एंड यू डू गेट इनटू द रूट्स ऑफ इट। तो आपसे बात करेंगे उस पर। मेरा ख्याल है जी सही सम मोर क्वेश्चन, अब देर बहुत हो गई, मुझे डर ये है कि हमारे जो सुनने वाले लोग होते हैं वो इतना, मैं तो अभी 2 घंटे और बैठ सकता हूँ, क्योंकि इतना सही है। सेशन है कि एक घंटा इज आई थिंक गुड फिर फॉर हमारे सुनने वाले नॉर्मल ऑडियंसेस। I'll bid you goodbye and say थैंक यू वेरी मच। it's been a most interesting conversation, a great conversation. अगर हमारे students और professors ये सुनेंगे, I think they'll gain a lot out of it. I end this thing with great admiration for you, great respect for you. आपको याद होगा कि जब मैं पहली बारी पाइड आया था, तो मैंने आपको बुलाया था गेम थ्री का कोर्स पढ़ाने, और हाँ मैंने बिल्कुल बिल्कुल। आपके साथ गेम थ्री सीखी थी, थोड़ी सी 4-5 क्लासेस आपकी अटेंड की थी, एंड दैट स्टार्टेड मी ऑफ जर्नी। फिर मैंने 2-3 किताबें और पढ़ी, एंड आई काइंड ऑफ I'm not saying I'm an expert, but I've kind of learned game theory. It's wonderful. Much Asad, always a pleasure. सेम हियर। All the best. Khuda Hafiz. थैंक यू। अच्छा, खुदा हाफिज़।